यस। सो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी और उसमें हमें फॉर्मूला मिला था लास्टली द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन. ओके, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. ओके, ये हमें मिला था. द ओनली चेंज बिटवीन द change in the kinetic energy and that will give the work done and the change in the potential energy that will give the work done, the only change between or say only difference between those two was क्या था? दोनों के बीच में डिफरेंस जो चेंज था, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दैट इज आल्सो इक्वल्स टू वर्क डन. तो दोनों सेम ही है. तो डिफरेंस क्या था? सिर्फ एक चीज का. यस, ओके, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस था. ओके, जो काइनेटिक एनर्जी में हम ले रहे थे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ हमारा आया था इनिशियल माइनस फाइनल. और अगर हम बोले कि डेल्टा एफ, अगर मैं डेल्टा एफ को ऐसे डिनोट करूं, अगर मैं सिर्फ डेल्टा को मैं ऐसे भी डिनोट करूं, कैसे? डेल्टा इज इक्वल्स टू से फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे अगर मैं डिनोट करूं, वेदर इट इज काइनेटिक और वेदर इट इज पोटेंशियल, अगर मैं ऐसे डिनोट करूं फाइनल माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी के केस में तो कुछ नहीं, क्योंकि उसमें तो फाइनल माइनस इनिशियल ही है, तो वो तो जैसा है वैसा ही आएगा. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ से xi टू xf एंड से f ऑफ x dx, ऐसा आ जाएगा. ये माइनस आ जाएगा सिर्फ. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर f माइनस आई लिया हुआ है, दैट्स ऑल. अगर यहाँ पर मैं i माइनस f लेता तो ये माइनस नहीं आता. डन, यही ओनली चेंज था. अब हम बात करने वाले हैं आज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सबसे पहले कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब क्या? रहना. जैसे हम बोले ना, प्रिजर्व करो, कंजर्व करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्व करो, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करो. ओके, तो मतलब क्या? स्टोर करो, जस्ट लाइक दैट. स्टोर करो या फिर उसका वेस्ट मत करो, वैसे. लेकिन यहाँ पर हम मीनिंग क्या ले रहे हैं? नॉट दैट एग्जैक्ट, बट वैसा ही मीनिंग ले रहे हैं. क्या? कंजर्वेशन मतलब वो जो स्टोर्ड रहती है, मतलब डायरेक्ट सेंस में स्टोर्ड नहीं रहती, लेकिन एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, मतलब ना कम होती है और ना ही बढ़ती है. क्या हो रहा है? द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो वर्डिंग क्या है? कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मतलब क्या? एनर्जी ना चेंज हो रही है और ना ही बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? सेम रह रही है, मतलब क्या? कांस्टेंट. ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट रह रही है एनर्जी. कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी. अब ये नया वर्ड आ गया मैकेनिकल एनर्जी, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, मैंने तुम्हें बताया था पहले. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. डन. ओके, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को एक साथ ले ले तो वो एक साथ वाली एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी. डन. सो यहाँ हमारी थियरी क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ. अच्छे से समझना थियरी, क्योंकि इसी के बेस के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये चैप्टर में से. क्यों? क्योंकि इसमें ये चैप्टर का फंडा भी आ गया और पहले का फंडा जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो भी आ गया. ओके, तो ज्यादा पूछा जाता है द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है, लेकिन ध्यान दो. ओके, फॉर सिंप्लिसिटी वी डेमोन्स्ट्रेट दिस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर वन डायमेंशनल मोशन. भाई 1D के लिए ही हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब XYZ नहीं, सिर्फ X के लिए डिस्कस करेंगे. ओके, सपोज दैट अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स. निर्भय, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? नहीं तो हाँ बोलो ईशा. नहीं तो कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ. ये कंजर्वेशन अलग अभी जो समझाया था, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसके पहले भी बताया था. कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. हाँ, तो वो कौन सा है? करेक्ट. कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि जो फोर्स, कंजर्वेटिव मतलब क्या? कि दैट प्रॉपर्टी विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्स का कोई
इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है, ना कि तुमने कौन सा पाथ फॉलो किया है। तुम्हारा पॉइंट अभी यहाँ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अकॉर्डिंगली ग्रेविटी लगेगी, ये यहाँ है तो यहाँ लगेगी। अभी तुम यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे 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 घूम के आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। डन। ओके, तो कंजर्वेटिव मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ एंड नॉन कंजर्वेटिव मतलब डिपेंडेंट ऑन पाथ। हाँ, क्या बोल रहे हैं फिर से, क्या कि अगर हमने फोर्स लगाया और ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, सो dx जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं हमारा जनरल केस। फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। ओके, देन फ्रॉम द वर्क एनर्जी थियरम से हम ये लिख सकते हैं। ओके, ये तो हमें पता ही है, हम ऐसा लिखते थे ना, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ से xi to xf f और f dx, ऐसा लिखते थे हम, करेक्ट। तो ये बहुत ही छोटे अमाउंट के चेंज के लिए था, ये बहुत ही छोटा dx बहुत ही छोटे अमाउंट के लिए था, लिमिट जब अप्लाई कर दी थी हमने। उससे पहले वाला अप्लाई करें तो क्या होगा, यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, डेल्टा के दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x, वैसे भी f तो कांस्टेंट ही है, f ऑफ x लिखो या f लिखो, दोनों सेम ही है। ओके, तो f तो कांस्टेंट ही है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा x। अगर यहाँ तुम थोड़ा सा बड़ा वाला चेंज लोगे, मतलब ये वाला, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का वही चेंज आएगा। यहाँ पर तुम बहुत छोटा सा चेंज लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा सा होगा। सिंपल है, अंडरस्टूड। ओके, चलो, तो ये हमारा वर्क एनर्जी थियरम जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने डिस्कस किया था, वहां से हमारा ये आया था। ओके, पता ही है, नया कुछ भी नहीं है। इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आल्सो कैन बी डिफाइंड एज, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम था, व्हिच गिव्स vi minus vf that is equals to integral of say xi to xf f of dx और f of x dx और f of dx। डन, ये था हमारे पास। अब इसको भी अगर हम, ये बहुत छोटे से चेंज के लिए इसलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, अगर बड़ा चेंज ले ले तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा v दैट इज इक्वल्स टू f तो कांस्टेंट है और इसको हम लिख लेते हैं क्या, डेल्टा x। लेकिन ये डेल्टा v क्या है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू vf माइनस vi, लेकिन यहाँ तो vi माइनस vf है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। अंडरस्टूड। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब क्या, जैसे कि तुम्हारे पास t1 है कुछ, तुम्हारे पास t2 कुछ है, तो डेल्टा t क्या होगा, हम जनरली क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, t2 माइनस t1। तो वैसे ही अगर मेरे पास ti कुछ है, tf कुछ है, तो डेल्टा t क्या होगा, tf माइनस ti। लेकिन अगर मुझे यहाँ इसको लिखना है ti माइनस tf, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ और इसको लिख देता हूँ ti माइनस tf, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 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 प्लस हो गया। तो ऐसा है यहाँ पर। ओके, vi माइनस vf, डन। तो vi माइनस vf है, लेकिन वो क्या होगा, vi माइनस vf दैट इज इक्वल्स टू, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ti माइनस tf माइनस दैट इज इक्वल्स टू tf माइनस tf, यही लिखा है ना मैंने। ओके, ये माइनस उस साइड भेज दो। ओके, ये क्या है, tf माइनस ti, tf माइनस ti है क्या, हमारा डेल्टा t, तो ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा, तो ये हो गया माइनस डेल्टा v, वो माइनस यहाँ भेज दिया। अंडरस्टूड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। डन। ओके, हाँ, ये सब कुछ रब कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दोनों समझ में आ गया। ये तो हमारा आउटपुट, ये जो हमारे वर्क एनर्जी थियरम फॉर काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थियरम फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो मिला वही हमने लिखा है, नया अभी कुछ भी नहीं किया। अब हम नया करने वाले हैं, क्या, जो हमने बोला वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी मतलब दो एनर्जी का क्या, सम, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सम करेंगे, देखो, तो द अबव इक्वेशंस इंप्लाई दैट, यहाँ दोनों लेफ्ट हैंड साइड का प्लस करो तो राइट हैंड साइड का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा के, और यहाँ क्या है, ये माइनस को उस साइड भेज दे रहा हूँ,
ये माइनस को उस साइड भेज रहा हूँ, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है एफ डेल्टा एक्स, यहाँ तो भी नहीं होगा, एफ डेल्टा एक्स और यहाँ पे ये माइनस भेजा था ना, तो माइनस एफ डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो गया प्लस और माइनस, तो ये तो कट हो गया तो जीरो हो गया। डेल्टा के प्लस डेल्टा वी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या चेंज, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है जीरो। मतलब जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में हो प्लस जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में हो वो चेंज जीरो है। चेंज जीरो है का मीनिंग क्या है, चेंज जीरो है का मीनिंग ये है कि डेल्टा के में कोई चेंज होगा नहीं। और यहाँ ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है दिस इज इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो जीरो इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है जीरो, इसका मीनिंग जीरो मतलब क्या है ये जो चेंज है वो जीरो होगा और से डेल्टा के जीरो होगा और डेल्टा वी दोनों जीरो होगा। समझो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ तक। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो RHS में जीरो है मतलब LHS भी जीरो होना चाहिए। LHS जीरो कब कब हो सकता है, LHS जीरो तब हो सकता है जब डेल्टा के की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू दोनों जीरो हो, तभी हो सकता है। डेल्टा के एंड डेल्टा वी दोनों जीरो हो मतलब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जीरो हो और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तभी जीरो हो सकता है। कोई और केस है जिसमें जीरो हो सकता है? हाँ है, नहीं है। क्या यहाँ डेल्टा के कुछ हुआ है, क्या हुआ है मतलब डेल्टा के हो गया सपोज 10 जूल, ये कितना हुआ 10 जूल, तो डेल्टा वी कितना हुआ सपोज -10 जूल, तो +10 -10 जीरो हो जाएगा। डन। या तो फिर डेल्टा वी है +10 जूल, तो ये कितना हो गया -10 जूल, तो वापस उसका सम क्या हो गया अंडरस्टूड। मतलब दोनों की दोनों चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और अगर जीरो ना हो तो जितना इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, या जितना इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही डिक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। डन, समझ में आ गया? That's why it will remain as constant। जीरो रह रहा है मतलब क्या, हमेशा जीरो ही रहेगा सम, मतलब क्या कांस्टेंट। डन, ओके। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखो the above equation डेल्टा की इस डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये चेंज ही है दोनों, तो चेंज इज इक्वल टू के प्लस वी, तो के प्लस वी दोनों का सम कर देंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, उसका चेंज क्या हो जाएगा जीरो। अगर चेंज जीरो है मतलब प्रॉपर्टी क्या रह रही है कांस्टेंट। चेंज जीरो हम क्या बोल सकते हैं जब प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो। अभी जैसे x की वैल्यू 5 है, x1 इज इक्वल टू 5 है और x2 इक्वल टू भी 5 है, तो डेल्टा x जीरो कब होगा, जब x2 इज इक्वल टू x1 होगा तभी होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा देखो मेरे पास x1 की वैल्यू 10 है और डेल्टा x मुझे जीरो चाहिए, तो x2 क्या होगा, तो डेल्टा x जीरो होगा, 10 ही होगा, माइनस थोड़ी 10 ही होगा। डेल्टा में तो ऑलरेडी माइनस आ गया ना, x2 माइनस x1, तो इसकी वैल्यू 10 ही होनी चाहिए तभी ये जीरो होगा, अदरवाइज हो सकता नहीं है। डन। तो इसकी वैल्यू 10 है का मीनिंग क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 है, x1 की वैल्यू भी 10, x2 की वैल्यू भी 10, तभी तो डेल्टा x जीरो हो सकता है। तो पहले जो वैल्यू थी बाद में भी वही रही, अरे बाद में भी वही रही मतलब चेंज जीरो। चेंज जीरो मतलब क्या, वैल्यू कांस्टेंट है 10, x3 होगा वो भी कांस्टेंट ही रहेगा 10। समझ में आया? तो जीरो कब आता है, चेंज अगर जीरो हो दैट मींस व्हाट कि प्रॉपर्टी कांस्टेंट, वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तभी तो चेंज जीरो होगा। मैं बोलूं कि कोई चेंज नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है का मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या हुआ, जो है वही है। आज की थियरी में और कल की थियरी में कोई चेंज नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, मैं दोनों दिन एक ही थियरी पढ़ा रहा हूं। डन, ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि एक वैल्यू में और दूसरी वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है का दूसरा मीनिंग क्या होता है, सेम है। चेंज नहीं है का मीनिंग क्या हुआ, सेम। अंडरस्टूड, ओके। तो वही चीज यहां पर अदर वे में हम बोल सकते हैं कि अगर चेंज जीरो हो रहा है दैट मींस वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहता है, कांस्टेंट।
देयरफॉर अगर उनका चेंज करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ में आया? पक्का? ओके। हाँ सो देखो, which means that K plus V, the sum of the kinetic and potential energy of the body is constant। अगर चेंज 0 है उसका मीनिंग क्या हुआ, सम कांस्टेंट है। जिनका सम 0 है, जिसके सम का चेंज 0 है, डेल्टा K प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा K प्लस डेल्टा V अगर 0 है, दैट मीन्स कि K प्लस V जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक वैल्यू है कांस्टेंट की, एक वैल्यू है सपोज 10 जूल, फिर दूसरी वैल्यू भी 10 जूल ही है, तो डिफरेंस 0 हो गया। डिफरेंस 0 हो गया तो वैल्यू तो सेम ही है, 10 जूल 10 जूल, तो वही तो बोल रहे हैं कि सेम ही होगा। अंडरस्टूड? तो वो कांस्टेंट हो गई ओवर द होल पाथ xi टू xf। दिस मींस दैट इसका ये मीनिंग निकलता है। तो ये तो अभी हमने निकाला, फिर से करते हैं, देखो रटना नहीं है। ओके, फिर से वही चीज हो गई। क्या हमने बोला था कि f माइनस की एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स xi टू xf, ये बोला था हमने वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी के लिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या था, vi माइनस vf दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ xi xf f, ये था पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो दोनों के RHS सेम है, तो दोनों के LHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो kf माइनस ki दैट इज इक्वल टू vi माइनस vf, ये vf को यहाँ ले आओ, सो kf प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस vf दैट इज इक्वल टू ki प्लस, ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो गया, और ये तो प्लस है ही। डन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ द सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि ki प्लस vxi दैट इज इक्वल टू kf प्लस vxf। डन। ओके, हाँ, so the quantity k plus v is called the total mechanical energy of the system। तो potential energy and kinetic energy के change को सम को ही क्या बोलते हैं हम, total mechanical energy। mechanical energy means what, sum of kinetic and potential energy, that's it। okay, ज्यादा कुछ complicated करने की जरूरत नहीं है। mechanical energy मतलब sum of potential and kinetic energy। okay, चलो next। Individually, the kinetic energy K and potential energy may vary from point to point। देखा, वही चीज बताई कि kinetic energy and ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वही चीज वर्डिंग में बोली है कि kinetic energy और potential energy that will be conserved, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी मतलब क्या, उनका चेंज क्या होगा, 0। तो उनका चेंज कब 0 होगा, जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दोनों का चेंज 0 हो, तब 0 होगा। या तो फिर जितना इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में हुआ है उतना ही डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, तब 0 होगा। डन। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं क्या, कि मे वेरी, वो वेरी कर सकती है। तो कैसे वेरी करेगी, वही कि सम इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट रहेगा, सम कांस्टेंट रहेगा। वेरी तो कर सकते हैं लेकिन उसका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। दी aptness of the, aptness मतलब exactness, the aptness of the term conservative force is now clear। तो क्लियर ही हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहां से पता चला, देखो इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, तो भाई इनिशियल फाइनल ही चल रहा है, पाथ पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है कुछ, सिर्फ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे ही सब कुछ आ गया, दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव फोर्स। डन। ओके, सो let us consider some of the definitions of the conservative force। अब इसके आउटपुट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये उसके 3 आउटपुट्स है वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यही था हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ओके चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में अब इतना यहाँ तक का समझ में आ गया। ओके, एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ जो तुम्हें वो तो भूलना ही नहीं चाहिए लिखने के टाइम पर। तो वो क्या है, चलो जल्दी, हाँ चलो, तो हमने क्या बोला, स्टार्ट कहाँ से किया थियरी, हमने थियरी स्टार्ट किया कहाँ से
वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? के एफ माइनस के आई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स आई एक्स एफ, जो बुक में लिखा है वैसे लिखे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डन। तो इस क्या करें? फैन ऑफ कर दो। हाँ, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसी को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखे तो वो क्या हो जाएगा? वी आई माइनस वी एफ दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, और ये कितना दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब दोनों के क्या है? अभी दोनों को ऐड करने वाले हैं हम। क्यों ऐड करने वाले हैं? अरे वही तो मैकेनिकल एनर्जी है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के आरएचएस सेम है, तो एलएचएस को भी हम सम कर सकते हैं। तो हम सम करते हैं, देखो केएफ माइनस के सम नहीं इक्वेट, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? वी आई माइनस वी एफ। तो एफ वाले इधर ले आओ तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो के एफ प्लस वी एफ दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आई प्लस के आई। तो सम ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो उसका जो सम होगा, तो फाइनल जगह पे जब पहुंचोगे तब भी उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम हो जाएगा। मतलब वो जो एग्जांपल इसके पहले वाली थियरी में बताया था, ये ग्राउंड पर है और यहां से हमने ऐसे पत्थर मारा और पत्थर यहां चला गया। तो पहले तो ग्राउंड पे था, लेकिन हमने मारा तो हमारी मसल एनर्जी कन्वर्ट चली गई किस में? वो पत्थर में, स्टोन में, बॉल में, जो भी मारना हो मारो। ओके, तो स्टोन में चली गई, स्टोन में चली गई, मसल एनर्जी स्टोन में चली गई, तो उसमें क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से अब ये काइनेटिक एनर्जी उसमें आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतने तक वो ऊपर जाएगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी ऊपर जाना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये काइनेटिक हमारी मसल एनर्जी हमने दी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, उसको मोमेंटम मिला, तो ये ऊपर जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना। जब सबसे कम जीरो हो जाएगी तो रुक जाएगा वो। तो ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली। रॉकेट नहीं है, हाँ भाई, रॉकेट में तो ज्यादा होती है क्योंकि हम कंबशन बढ़ाते जाते हैं। तो कंबशन बढ़ाया तो रॉकेट के जैसे, वो रॉकेट दिवाली वाला रॉकेट नहीं, ओरिजिनल रॉकेट। ओके, तो वो उसमें तो जैसा हम फ्यूल कंजम्पशन करेंगे उतना फास्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वहां पे ऐसा नहीं है एक बार धमाका करके छोड़ दो, नहीं, कंटिन्यूअसली जा रहा है। यहाँ पर तो हम एक बार एनर्जी देके छोड़ देते हैं उसको, अब कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं देते। सो ये जो हम फेंक रहे हैं वो दिवाली वाला रॉकेट है। ओके, तो ऐसे करके हम फेंक रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम थी, अब कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ आके काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो गई। अब आगे जाने की एनर्जी उसके पास नहीं है, तो बस इसकी मैक्सिमम हाइट ये हो गई। तो ये हाइट तक वो जा सकता है हमने जो मसल एनर्जी यूज की थी उससे। काइनेटिक एनर्जी तो उसकी जीरो हो गई, लेकिन अब इसके पास ये हाइट आ गई है। सो हाइट, ओके, द एनर्जी possessed by the object by the virtue of its configuration or designation or position is known as potential energy. तो इसके पास हाइट आ गई, कन्फिगरेशन आ गई, तो दैट मीन्स उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। डन। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। ओके, काइनेटिक एनर्जी यहां पर नहीं है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी V क्या थी? 0। और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं थी, वो तो मैक्सिमम थी। डन। मैक्सिमम मान लो 10 जूल है, तो 10, तो टोटल कितना हो गया? E इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? 10 जूल। अब जैसे ही ऊपर गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 से 9, फिर देखो ये 9 हुआ, ये जैसे ही 9 हुआ ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, लाइक दैट। मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो यहां से गए 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 गए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब 0 मान लो, मिनिमम मतलब से K इज इक्वल टू 0, लेकिन V हो गया मैक्सिमम विच इज 10 जूल। तो यहाँ भी सम करोगे और यहाँ पर भी सम करोगे, दोनों सेम ही आ जाएगा। इसीलिए तो बोला कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वो कांस्टेंट है। आया समझ में? पक्का? ओके, तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ
अभी तीन बातें हमें देखनी है, इससे जो हमें मिल रही है वो फॉर्मूला से ही मिल जाएगी, वही चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, a force f of x is conservative force if it can be derived from a scalar quantity v of x by the relation given by the equation. The three-dimensional generalization requires the use of a vector derivative which is outside the scope of the book. मतलब 3 डायमेंशन तो अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स कंजर्वेटिव है, अभी तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स ही लिया है, तो फोर्स कंजर्वेटिव है कब, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी v ऑफ x। ये v ऑफ x क्या है, ये v ऑफ x क्या है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या था, vi माइनस vf दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x डेल्टा x। ये था vi लिखा है ना, हाँ यही था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यही था। डन, तो ये था। अब वो क्या बोल रहे हैं कि f और v की बात कर रहे हैं, तो f को मैं यहां ले जा रहा हूं। ओके, तो से यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मुझे डेल्टा v लिखना है। डेल्टा v कब लिखूंगा, माइनस बाहर निकाला तो इसको लिख सकता हूं मैं vf माइनस vi, लिख सकता हूं ऐसे vf माइनस vi। तो ये माइनस था, कॉमन निकाला तो इसको अंदर ले जाओगे तो माइनस vf हो रहा, माइनस माइनस प्लस ये रहा। ओके, सो f ऑफ x इंटू डेल्टा x। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा v, तो इसको मैं लिखता हूं डेल्टा v। ये f है, उसको मैं नीचे ले गया, ऊपर क्या बचा, डेल्टा x। ये डेल्टा x, ये माइनस साइन उधर जाएगा, सो डेल्टा v बाय f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा x। अब फिर से पढ़ो, अ फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी बाय द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब वही इक्वेशन। ओके, तो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है कब, जब वो डिराइव होगा हमारे ये इक्वेशन से, तब। तो ये इक्वेशन से स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यस। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, और तो फिर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर कैसे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ये रही, ये बोला तुमने वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है वो भी है वेक्टर, तो ये स्केलर कैसे हो गया, सर तो वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर ही होता है। हाँ वो ही तो पूछ रहा हूँ। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव अस द स्केलर क्वांटिटी। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर है, बस ये 5.9 मतलब जो हमने अभी देखा वही 5.9, कहाँ है 5.9, ये रहा। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x डेल्टा x, तो वही हो गया ना, इसको यहाँ ले जाओ तो वही हो गया। डन। ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। हाँ पता है, लेकिन फिर भी लिखो फिर से। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द रिलेशन, हम रिलेशन से भी देख सकते हैं क्या, कि वर्क डन सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड है। देखो ये वर्क डन हो गया पूरा, तो ये वर्क डन क्या है, एंड पॉइंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो वही चीज है, तुम पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लो या काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लो, दोनों के दोनों में क्या है, एंड पॉइंट से आ रहे हैं। ओके, सो kf minus ki और vi minus vf that is equals to work done, तो एंड पॉइंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एंड द थर्ड definition states that the work done by this force in a closed path is zero. Obviously work done closed path में क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, देखो ये जाने दो, जाने देते हैं, मतलब है अभी लिख रहा हूँ तो क्या से काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, so kinetic energy final minus kinetic energy initial that is equals to xi to xf f of dx। ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूं कि फॉर दी साइकिल, तो साइकिल के लिए सपोज हमने वापस यही लिखा क्या, इसको मैं डेल्टा के लिख रहा हूं, डेल्टा के दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम f डेल्टा x लिख सकते हैं, राइट, f डेल्टा x। अब मैं बोल रहा हूं क्या, कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये क्या है, ये मेरा क्या है, वर्क डन, और ये क्या है,
चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। डन। सो वर्क डन, अभी क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो ही हो जाएगा ना। क्यों जीरो हो जाएगा, देखो यहां पे डेल्टा के है, डेल्टा के मतलब क्या के एफ माइनस के आई। अब साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, तुम यहां हो तो ये तुम्हारे इनिशियल पॉइंट है, यहां से तुम गए यहां आ गए, ये तुम्हारा कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, और वहां से वापस तुम वापस आ रहे हो तो वहीं पे। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यस, ओके। सो साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। सो यहां से हमने स्टार्ट किया और वापस आ गए वहां पर, तो इनिशियल पॉइंट भी वो है और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो भाई अभी यहाँ पर मैं के एफ माइनस के एफ करूं या के आई माइनस के आई करूं, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो ही आ गया ना, समझ में आया। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लिखूं तो भी वही होगा, पोटेंशियल वी आई माइनस वी एफ। तो वी आई माइनस वी एफ वो तो क्या है, एंड पॉइंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसा समझो कि ये ग्राउंड है, ओके, लिखना बाकी है क्या, ये क्या है, सपोज ये मेरा ग्राउंड है, यहां से मैं यहां पे आ गया, डन। यहां पर मैं आ गया तो यहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इतने हाइट पे आ गया, तो अब यहां से मैं ऐसे गया तो वापस कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू दिस हाइट। फिर यहां पर मैं यहां आ गया तो अगेन ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिर वहां से मैं वापस आ रहा हूँ लास्ट में यहाँ पर। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और यही मेरा फाइनल पॉइंट है, ये सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स है। तो होगा क्या, दिस माइनस दिस, तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ से बढ़ी, फिर वहां से और बढ़ी, फिर वहां से एकदम से कम हो गई, और यहाँ आते आते और भी कम हो गई। तो जो फाइनल चेंज है ना, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो है। ओके, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जैसा कैसे, ओके, डन। चलो, हाँ, तो दैट्स इट, वो था हमारा थर्ड, xi is equals to xf. Thus the principle of conservation of total mechanical energy can be stated as, तो भाई स्टेटमेंट लिखना हो एक मार्क में तो ये बोल्ड वाला ही लिख देना। हिमांशु फैन कर दो, इसमें तो ऑन करके लिख दो। हाँ चलो, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम बोलेंगे कि कंजर्व्ड हुई कब, if the forces doing work on it are conservative, मतलब जो फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है वो फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव हो तो हम बोलेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो याद रखना, एमसीक्यू में ऐसा सब उल्टा पुल्टा करके पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा कंजर्वेशन ये किसका गिरा है नीचे, अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो कब अप्लाई होगा, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तब। कंजर्वेटिव फोर्सेस हो मतलब क्या, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ओके। The above discussion can be made more concrete by considering the example of the gravitational force once again. Gravitational force का example obviously वो conservative force ही है, and that of the spring in the next section. Next section में हम spring का discuss करेंगे। अभी spring also कौन सा force है, conservative force, spring force, okay. अभी हम gravitational force की बात करते हैं। So depicts a ball of mass m dropped from a cliff of height, वही केस, okay, क्या कि क्लिफ पर से हम फेंक रहे हैं, क्लिफ, ओके, तो ऊपर से, ऊपर रेस्ट पे है, अभी रेस्ट पे है लेकिन ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। कभी भी तुम सम करोगे, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पॉइंट पर अगर सम करोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का, मतलब से सम करोगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, और इफ यू चेक द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आंसर विल बी सेम, कांस्टेंट ही आएगा, मतलब जो वैल्यू ऊपर थी वही वैल्यू नीचे आएगी, ओके, वही चीज है। So the total mechanical energies E naught, EH and capital EH of the ball at the indicated height 0, H and H are, देखो यहाँ पर
समझो अच्छे से, ये हमारा जीरो हाइट है, ओके। फिर ये मिडल पॉइंट है, तो मिडल पॉइंट पर हाइट कितनी है, h, ये h हाइट, ओके। सिंपल करेंगे, ये ग्राउंड है, ये एक पॉइंट है जिसकी हाइट क्या है, h, और ये दूसरा पॉइंट है जिसकी हाइट क्या है, कैपिटल H। डन, ओके ओके। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये टोटल हाइट है कैपिटल H, ये टोटल हाइट है स्मॉल h। अब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 3 हाइट है हमारे पास, मतलब एक तो जीरो लेवल, फिर स्मॉल h लेवल और कैपिटल H लेवल, तीनों जगह पे हम मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूं से जीरो लेवल पे, उन्होंने कहाँ किया है, कैपिटल H पे ऊपर किया है, चलो यहाँ ऊपर करते हैं कैपिटल H पे। तो कैपिटल H पर मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इतने ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी, और जो हाइट हो वो कैपिटल H है तो कैपिटल H, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई हाफ एम तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, अरे वेलोसिटी होती तो ऊपर नहीं जाता, वेलोसिटी अगर होती ही तो ऊपर नहीं जाता, वेलोसिटी तो खत्म हो गई है, तो वो तो क्या है, जीरो, तो ये तो क्या हो गए, जीरो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, डन, कितनी, एम जी कैपिटल H। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मतलब यहाँ आते हैं, तो यहाँ आएंगे तो क्या होगा, अगेन कैपिटल E H पर डिफाइन करते हैं। तो पहला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी और हाइट कितनी हो गई, स्मॉल h, ये हाइट चेंज हो गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी होगी वो, अब तो वेलोसिटी होगी, पहले तो वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी होती तो ऊपर जाता, लेकिन अब तो नीचे आ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर v जीरो था तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ये मेरा पॉइंट से A है, ये B है, तो यहाँ पर होगा v का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, डन। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या, एम जी एच प्लस हाफ एम, वो पॉइंट को उन्होंने h नाम दिया है, स्मॉल h, तो वी एच का स्क्वायर, डन। फिर एकदम नीचे आ जाते हैं, अब एकदम नीचे आ गए, अब पोटेंशियल एनर्जी तो साफ हो गई, क्यों, ड्यू टू हाइट थी वो तो, और हाइट रही ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे आ गए, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, डन। तो वो जीरो हो जाएगी, लेकिन वो मैक्सिमम हो गई, क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी एफ, जो इनिशियल केस है और फाइनल बोल दो दोनों एक ही है, वी एफ का स्क्वायर, डन। समझ में आया है कैसे लिखा हुआ है, ओके। The constant force is a special case of a spatially dependent force Fx, hence the mechanical energy is conserved। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है मतलब क्या, सेम ही रह रही है, मतलब क्या, कांस्टेंट ही रह रही है, मतलब क्या, उसका चेंज जीरो है, अलग अलग मीनिंग है उसके, इसलिए मतलब क्या कर रहा हूँ, EH is equals to E0, मतलब यहाँ पर E0 जो होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगा यहाँ पर, ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही होगी। वहां ऊपर कितनी थी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कैपिटल मतलब एम जी कैपिटल H जितनी, ईशा चलो नींद आ रही है, तो चलो एम जी कैपिटल H दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है ही, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। अब एम जी एम कट, जी बाकी रहा, और जी बाकी रहा, तो देखो 2 ऊपर आ गया, सो 2GH और ये स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट, डन, ओके। तो 2GH, a result that was obtained in another unit for a freely falling body, वो तो हमने डिस्कस किया ही था, ओके। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमने नहीं निकाला था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो उसके लिए हमने लिखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फ्रीली फॉलिंग है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो 2gs लिखा था, ओके। और ये s भी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, और से हाइट यहाँ नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वही है हाइट, तो ये हो गया h। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो हमने बोल दिया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ये हो गया था स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, तो वही आया देखो। हाँ, सो नाउ अभी हमने फाइनल
एंड स्टार्टिंग वाला कंपेयर किया मैकेनिकल एनर्जी, E कैपिटल H इज इक्वल टू E O, यहाँ पर हम बीच में भी इक्वेट कर